Yes, but we are doing the revision of this mixed assignment. Last Sunday I have sent you this assignment. Okay, according to the new pattern, what we are going to do in class 12th. The same paper we have also made for class 11th. So this assignment is based on that pattern. ठीक है, सी द फर्स्ट क्वेश्चन. सेक्शन ए के अंदर आपको 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे. ठीक बेटे, 1 मार्क क्वेश्चन में जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन? हाँ जी, एनीबॉडी कैन गिव आंसर. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन? सबसे पहले आपको Yes, बताना ma'am. चाहिए किस चैप्टर में से हमने ये क्वेश्चन लिया है. यस बेटे, द क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्लांट किंगडम. और एंजियोस्पर्म्स का जो सेक्शन है उसमें से दिस क्वेश्चन इज chosen by me. What do you mean by the term syngamy? Yes, speak up if anybody want to give the answer. Ma'am, when one of the male gamete fuses with the egg cell to form a diploid zygote. Very good. And what is a triple fusion? Any other student? Triple fusion. When the other male gamete fuses with the two polar nuclei to form a triploid. Yes. And what is the name of that triploid structure? Endosperm. Yes, very good beta. ठीक है, syngamy को आप लिखेंगे, it is the process of fusion of the first male gamete with the egg cell that is present in between the synergids to give a diploid zygote. And what is triple fusion? The second male gamete during the process of double fertilization, the second male gamete, it fuses with the two polar nuclei that is present in the central cell and form a triploid structure, which is initially known as primary endosperm nucleus, and later it develops into endosperm, which is the nutritive tissue. Okay बेटे, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर होने वाली दो तरह की डिविजन्स हैं. ठीक है, इसी 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए हम उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. तो 1 टाइम जो है इसमें सिनगैमी होता है एंड सेकंड टाइम जो है इसमें ट्रिपल फ्यूजन होता है. ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन सूडोसिलोमेट एंड एसिलोमेट्स. Pseudosilomates. Pseudo means false. Silomate means those animals in which the silom is not properly developed. ठीक है बेटे, कौन से चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन? चैप्टर 4 मैम. चैप्टर Animal 4 Kingdom. एनिमल किंगडम. ठीक है, जहां पे आपको टाइप्स ऑफ सिलोम दिया हुआ है एंड आपको ये भी बताया हुआ है कि कितने तरह के एनिमल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सिलोम. So we have 3 type of animals, pseudosilomates, then we have silomates and then we have asilomate. तो आपको pseudosilomates जो है उसको डिफाइन करने के लिए बोला गया है. ठीक है, तो pseudosilomates कैसे एनिमल्स होते हैं, pseudophyllum क्या होती है? अगर आपको अच्छे से याद हो, pseudophyllum का मतलब है the phylum is not properly developed. ठीक, और उसमें जो मेसोडर्म लेयर होती है, देखो सिलोम कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो कहते हैं कि सिलोम या फिर बॉडी कैविटी जो उसके आसपास एक लेयर प्रेजेंट होती है. अगर आपको याद हो, दैट लेयर इज नोन एज मेसोडर्म. तो अगर मेसोडर्म लेयर जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई है और वो स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में है, देन सच टाइप ऑफ सिलोम इज नोन एज सूडोसिलोम. और जिन एनिमल्स में ये सिलोम है, दे आर नोन एज सूडोसिलोमेट्स. एंड एसिलोमेट्स कौन से हैं? एसिलोमेट्स वो हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी या फिर सिलोम जो है वो एब्सेंट रहती है. ठीक है, एग्जाम्पल अगर हमने एसिलोमेट के देने हैं, देन वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स. और अगर हमने सूडोसिलोमेट के एग्जाम्पल देने हैं, देन वी हैव एस्कलमिन्थ्स. एस्कलमिन्थ्स को हम राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. गिव द पेक्यूलियर फीचर्स फाउंड इन पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थ्स. ठीक है, आपको पता होना चाहिए प्लेटीहेल्मिन्थ्स का मतलब यहाँ पे फ्लैट वॉर्म्स हैं. तो कहते हैं कि फ्लैट वॉर्म्स जो है उसके 2 इंपॉर्टेंट ऐसे फीचर कौन से होंगे जो सिर्फ फ्लैट वॉर्म्स में ही प्रेजेंट है? या स्टूडेंट्स, एनीवन कैन गिव आंसर हु नोज व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स और पेक्यूलियर फीचर्स दैट आर यूनिक टू प्लेटीहेल्मिन्थ्स और फ्लैट वॉर्म्स? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं, जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, वो पैरासिटिक होते हैं नेचर में. ठीक है, तो अगर वो पैरासिटिक है
तो इसका मतलब उनके अंदर पैरासिटिक फीचर्स जो हैं वो उनके अंदर अच्छे से डेवलप हो रखे होंगे। तो सोचिए कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स के 2 पैरासिटिक फीचर कौन से हैं? यस स्टूडेंट, स्पीक अप। हाँ जी, नो आइडिया। देखो फर्स्ट मैम पॉइंट। फ्लैटेंड, हाँ जी, हाँ जी, फ्लैटेंड बॉडी। डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेड तो वो ऑलरेडी है ही, पर मैं आपको बोल रही हूँ देखो पिक्यूलियर वर्ड अगर हमने बोला है ना, तो इसका मतलब हमने बाकी सारे फीचर तो लेने हैं, पर उनमें से खास फीचर उनके यहाँ पे आपको लिखने हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स के। ठीक है, जो दूसरे फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, सिर्फ इसी फाइलम के हैं। तो अभी मैंने आपको एक हिंट दिया कि वो पैरासिटिक है। तो अगर वो पैरासिटिक है इसका मतलब उसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि उसमें हुक्स एंड सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट। तो हुक्स की हेल्प से दे अटैच्ड देमसेल्व्स विद द होस्ट ऑर्गेनिज्म, and with the help of suckers they continuously sucks blood from the body of the host organism। ठीक बेटे, उसके बाद वो कहते हैं कि अब देखिए वो पैरासिटिक है तो होस्ट पे तो डिपेंडेंट है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम उनका अच्छे से डेवलप नहीं होगा, बिकॉज उन्हें किसी तरह की कोई फूड जो है उसकी प्रॉब्लम नहीं है। दे कैन इजिली ड्रॉ द फूड फ्रॉम द होस्ट बॉडी। ठीक है, एक और देखिए यहाँ पे उन्होंने खास बताया हुआ है कि ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए they have special type of cells and these cells are known as flame cells। ठीक, तो जब आपको सिर्फ जो है इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, तो इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग द अदर फीचर्स यू हैव टू टेल दोस फीचर्स व्हिच आर यूनिक टू दोस फाइलम। तो इसमें 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट, एंड सेकंड आप लिख सकते हैं कि फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, व्हाट आर निमेटोफोर्स एंड गिव द फंक्शन ऑफ निमेटोफोर्स। हाँ जी, क्या होते हैं निमेटोफोर्स? कौन से चैप्टर में से ये क्वेश्चन लिया गया होगा? चैप्टर 5 मैम। वेरी गुड। निमेटोफोर्स बेटा किस जगह पे हमने ये चीज पढ़ी है? मैम these roots grow in marshy areas। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बेटे, हमने ये पढ़ा था जब आपका एग्जाम्पल दिया था मैनग्रोव ट्रीज का, कि ऐसे ट्रीज जो मार्शी एरियाज में, स्वैम्पी एरियाज के अंदर ग्रो करते हैं, तो ऐसे ट्रीज की जो रूट्स होती हैं दे कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉइल। वो सॉइल की सरफेस से ऊपर आ जाती हैं, और उनका यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन होता है कि वो प्लांट जो है उसको रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेके जाती हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अब थॉरली स्टडी किया हुआ है, चैप्टर की रीडिंग की है, दे नो कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ओके, अब सीधा क्वेश्चन नंबर 5, गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स बताने हैं। ठीक है, वी नो दैट सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्टों का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, सिक्लाइडेन, श्वान एंड वन अनदर इज रॉबर्ट बुर्चॉव। ठीक है बेटे, तो पहला जो है सेल थ्योरी का पोस्टुलेट जो है वो सेलुले वाला जो कंसेप्ट है, ओमिने सेलुले सेलुला वाला कंसेप्ट उस पे बेस्ड है कि ऑल सेल्स दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से अराइज हुए हैं। और उसके बाद देखिए सेकंड वाला जो पोस्टुलेट है, अगर आपको याद हो कौन सा था, जो रॉबर्ट बुर्चॉव वाला पोस्टुलेट था और जिसको ऐड किया गया था सेल थ्योरी में। हाँ जी, कौन सा था? Yes, students? All cells divide from pre-existing cells. All cells? जोर से बोलेंगे ताकि सारे बच्चों को पता लग जाए। ठीक है बेटे, आई एम ऑन पेज नंबर, अगर आपने बुक भी अपने Cells are formed from pre-existing cells। देखो बेटे, फर्स्ट पोस्टुलेट है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हैं? सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। एंड दूसरा वाला जो है कि सभी सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से आते हैं। ये रॉबर्ट बुर्चॉव वाला है जो मैंने आपको बताया था। और जो सिक्लाइडेन एंड श्वान ने दिया था वो ये था कि सभी लिविंग सेल्स जो हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, अगर आपको अच्छे से याद है तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वर्ड हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में पढ़ा है, और वो हमने कहाँ पे पढ़ी है, जहां हमने एंजाइम्स पढ़े हैं। ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड विद द चैप्टर यस बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में वी आर
coming in contact with 3 type of inhibition, non-competitive, competitive, then allosteric, अगर आपको अच्छे से याद है। तो competitive inhibitor जो है इसका function क्या होता है, देखिए उसके नेम से ही पता लग रहा है, if it is a competitive inhibitor then this means it do competition with the what, substrate के साथ ये competition करेगा और एंजाइम पे प्रेजेंट जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, ठीक है, उसको क्या करेगा, वहां पे जाके खुद जाके जो है इसमें बाइंड कर जाना है और इस वजह से वो कहते हैं कि गड़बड़ हो जाएगी, सबस्ट्रेट जो है उसके साथ ये कंपीट कर रहा है और उसकी जगह पे बाइंड कर जा रहा है, तो इस वजह से जो एंजाइम है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा और हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इट कंपीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर द बाइंडिंग साइट एंड लेटर it slow down the activity of the enzyme, the desired product they are not obtained, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैंने सेल वाले चैप्टर जो है सेल डिवीजन वाला चैप्टर उसमें से ये क्वेश्चन चूज किया, व्हाट इज G0 और क्विसेंट फेज ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है, गिव इट्स फंक्शन। तो देखो ऐसा नेम इटसेल्फ इंडिकेट, क्विसेंट वर्ड का इटसेल्फ मीनिंग होता है कि ऐसा फेज जहां पे कुछ चीजें रिजर्व पड़ी हुई हैं, न्यूट्रल है, एक्टिविटी नहीं शो कर रही, ठीक है। तो G0 फेज सेल साइकिल का कौन सा फेज होगा, हाँ जी, G0 फेज सेल साइकिल का कौन सा फेज होगा, रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज होगा। और वो कहते हैं कि इसमें ऐसे सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है, दो सेल्स आर प्रेजेंट हियर व्हिच आर स्टिल नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल्स जो है दे टोटली लूज देयर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज, ठीक है। व्हेन देयर इज अ डिमांड फॉर सेल डिवीजन, जब कहता है कि प्लांट की या एनिमल की बॉडी में कुछ सेल्स इंजर्ड हो गए हैं और फिर से डिमांड है रीजनरेशन की, then those cells which are present in the form of reserve in this G0 phase of the cell cycle, they get active and they do the meristematic divisions, ठीक है, in order to do regeneration। तो उनका फंक्शन यहाँ पे रीजनरेशन का होता है। अब देखिए, give 2 characteristics of C4 plant, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन 1 मार्क में आया है, तो वैसे तो C4 प्लांट के बहुत सारे करेक्टर्स हैं, बट हियर वी हैव टू कंसीडर दोज करेक्टर्स which are very special for the C4 plants, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट लिख देता है कि भाई they are adapted to dry tropical region, it is a common character, ठीक है। what is the special character, special character is that these C4 plants, ठीक है, the C4 plant have a special type of leaf anatomy and that is known as cranch anatomy। ये एक इसका खास फीचर है क्योंकि क्रैंच एनाटॉमी और किसी प्लांट में प्रेजेंट नहीं है, C4 में ही प्रेजेंट है। एंड सेकंड आप लिख सकते हो कि in C4 plants the process which is common to the terrestrial plants, that is photorespiration, it is lacking in these C4 plants, ठीक है। because of this the productivity of C4 plant is more as compared to other plants, ठीक। तो दो इंपॉर्टेंट फीचर हो जाएंगे, एक तो फोटोरेस्पिरेशन उसमें एब्सेंट रहता है और दूसरा है कि उनमें स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी होती है जिसको क्रैंच एनाटॉमी कहते हैं, ठीक बेटे। डिफाइन द टर्म रेस्पिरेटरी कोशेंट and give its formula, tell its value for fats, proteins and carbohydrates। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है, ये क्वेश्चन हमने लिया है प्लांट्स रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है, रेस्पिरेशन इन प्लांट, सेलुलर रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में से, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि आप डिफाइन करिए टर्म रेस्पिरेटरी कोशेंट को, यस कौन करेगा डिफाइन, यस बेटा, अगर याद आ रहा हो आपको फोटोसिंथेसिस के बाद जो हमने चैप्टर किया था, ठीक है, उस चैप्टर का नेम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और उसमें आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा है पेज नंबर 236 पे, देखिए लिखा है शॉर्ट में RQ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ठीक है। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उस दौरान कहता है कि कितनी ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होती है किसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन में और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, ठीक है। उन दोनों की जो आपस में रेशियो है दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी कोशेंट व्हिच इज नोन एज RQ। अब फैट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए उसकी वैल्यू बतानी है। तो आपको मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के लिए रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू 1 की इक्विवेलेंट आती है, पर फैट्स और जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें कंप्लीट कंबक्शन नहीं हो पाता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो प्रोटीन्स के केस में ये वैल्यू 0.9 के आसपास
और फैट्स के केस में ये वैल्यू 0.7 के आसपास रहती है। ओके, तो ये हमें आराम से मिल जाएगा ये आंसर पेज नंबर 236 पे, जहां रेस्पिरेटरी कोशेंट के बारे में बताया हुआ है, वहां सारी वैल्यूज की बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू द टर्म्स एपिकल डोमिनेंस एंड वॉल्टिंग सिग्निफाई। ठीक है, तो आई हैव सेलेक्टेड दिस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हार्मोन्स वाला जो चैप्टर है उसमें एपिकल डोमिनेंस आपने किस प्लांट ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड पढ़ा हुआ है? यस स्पीकर। मैम ऑक्सिन। वेरी गुड। ठीक है, आपको बताया था कि ऑक्सिन्स जो है, व्हेनेवर ऑक्सिन्स आर प्रेजेंट इन द शूट टिप, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन शूट टिप, जब तक मेन शूट टिप के अंदर ऑक्सिन प्रेजेंट होता है, the lateral branches they cannot show their proper growth. As soon as you remove that tip of that main shoot, तो lateral जो branches हैं उनकी growth होने लग जाती है। ठीक है, तो apical dominance जो है वो ऑक्सिन से रिलेटेड होता है। और वॉल्टिंग वर्ड आपने कहाँ पे पढ़ा है? तो अगर आपको अच्छे से याद आ रहा होगा, वॉल्टिंग वर्ड हमने उसी से नेक्स्ट जो हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जिबरलिंस, उसके अंदर पढ़ा है, जहाँ पे आपको कैबेज का एग्जाम्पल दिया गया था। ठीक है, तो इंटरनोड का इलोंगेशन हो जाता है। देखो जिबरलिंस वाला आप अपना देखो, उसके अंदर वॉल्टिंग टर्म बहुत ही छोटी सी लिखी हुई है, तो वहां से मैंने ये क्वेश्चन जो आपको सिलेक्ट किया। ठीक है, कुछ बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि जो आगे का सिलेबस है वो आएगा, तो वो मैंने आपको बोला था कि दे आर द इम्पोर्टेंट लाइन्स, तो अगर आप उसको एक बार रीड कर लेते हैं तो नो प्रॉब्लम इज देयर। ओके बेटे, तो उसके बाद देखिए वॉल्टिंग के बारे में दो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, एक मैंने तुम्हें माल्टिंग वाला एग्जांपल दिया था और एक वॉल्टिंग वाला दिया था। ठीक है, वॉल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोड इलोंगेशन दैट इज प्रायर टू द फ्लावरिंग। फ्लावरिंग से पहले जो इंटरनोड है उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है इन केस ऑफ द कैबेज प्लांट। आपको तय था कि कैबेज प्लांट जो है उसमें जो लीव्स होते हैं दे आर द एडिबल पोर्शन, एंड इफ दीज लीव्स दे टच द ग्राउंड दिस मींस उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इसलिए उसमें वो कहते हैं कि जब उसमें फ्लावर्स आने होते हैं, अब देखो जो कैबेज है उस पर कोई फ्लावर तो नहीं आ रहा, पर उसके इटसेल्फ जो लीव है वो ही उसके आप कंसीडर कर सकते हो कि उसके फ्लावर जैसा अपीयरेंस शो करते हैं। तो उसके लीव्स जो है वो टच ना करे ग्राउंड को, इसलिए उसमें इंटरनोड का इलोंगेशन हो जाता है, तो इसलिए उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बनी रहती है। ठीक है, तो इसके अलावा उसने और एग्जाम्पल दिए थे, जितने भी प्लांट्स जिसमें रूजेट हैबिट्स हैं उनके अंदर जो है वॉल्टिंग जो है वो करवाई जाती है, जिस हार्मोन से करवाई जाती है वो जिबरलिन होती है। ठीक है बेटे, अब ये क्वेश्चंस हमने असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हमने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शंस में से आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए असर्शन में आपको बोला गया मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड इन जर्मिनेटिंग सीड्स इज ट्रिगर्ड बाय जिबरलिन्स। कहते हैं कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं ना, उसमें जो स्टोर्ड फूड होता है उसको मोबाइल फॉर्म में कौन लाता है? जिबरलिन्स लाता है। और दूसरे में वो आपको रीजन बता रहा है कि किसी भी सीड के एम्ब्रियो के अंदर जिबरलिन्स जो है वो सीड जर्मिनेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है बेटे, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? यस स्टूडेंट, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? According to me, the correct option is A part. If both assertion and reason are true, reason is the correct explanation of the assertion. ठीक है बेटे, फर्स्ट वाला जो है वो भी ट्रू है, सेकंड वाला भी ट्रू है, और सेकंड वाले में उसने आपको ये बताया है कि वो पर्टिकुलर जो हमारे पास यहाँ पे सीड जर्मिनेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो देखो उसमें सेकंड में उसने लिखा है कि सीड का जो एम्ब्रियो होता है उसमें ये जिबरलिन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट में उसने आपको जिबरलिन्स का फंक्शन बता दिया, सेकंड में उसकी आपको उसने कहां से वो चीज अराइज हुई है वो बता दिया, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। अब देखिए सेकंड वाला असर्शन में सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलेट। कहता है कि फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो सबस्ट्रेट है वो ग्लाइकोलेट होता है। एंड सेकंड में आपको कहता है कि ग्लाइकोलेट एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन एज ऑक्सीजन अमाउंट इंक्रीजेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सेम पहले वाले की तरह ही ये क्वेश्चन है। पहले में आपको उसने बता दिया है कि सबस्ट्रेट फोटो रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलेट होता है, और दूसरे में आपको उसने ये बता दिया है कि ग्लाइकोलेट जो है वो कब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है? जब ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो फोटोसिंथेसिस में बढ़ जाता है, तभी फोटो रेस्पिरेशन होती है ना। तो इसीलिए इसका आंसर है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही करेक्ट हैं, और रीजन जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
ठीक बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड एटीपी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस हियर। ठीक है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, दिस इज आल्सो ट्रू, एटीपी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस हियर। तो सेकंड वाले में रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट वाले की। ठीक, तो इसका भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, ए रहेगा। उसके बाद देखिए 14 वाला थोड़ा सा लग गया, कहता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस ऑफ हार्ट बीट, दिस इज ट्रू। ठीक है, बिल्कुल सही है ये कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राफिक रिकॉर्ड होता है इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस जो हार्ट में होती है। एंड दूसरे में वो कहता है कि इन ईसीजी क्यूआरएस वेव ऑरिकुलर रिलैक्सेशन बताती है एंड टी वेव जो है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बनाती है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको अच्छे से आपने सुना था तो क्यूआरएस वेव यहाँ पे हमें हार्ट बीट की जानकारी देती है। ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है उसका ऑरिकुलर रिलैक्सेशन के साथ, और टी वेव भी हमें वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में नहीं बताती है। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग कौन सा हो सकता है? यस बेटा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? नो आइडिया? ऑप्शन सी। यस इट इज सी। असर्शन तो ट्रू है पर रीजन उसका जो है वो फॉल्स है। तो इसलिए से हमने सोच समझ के चारों में से जवाब देना है। कई बार हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं जो हमें इनमें से कई एक से ज्यादा ऑप्शन आपको करेक्ट लगेंगे, पर आपने चूज करना है कि कौन सा उसके सबसे करीब है और वही उसका आंसर होगा। ओके बेटे, अब देखो यहाँ पे एक हमने पैराग्राफ यहाँ पे आपको दिया है, सिंपल सा पैराग्राफ बुक में से चूज किया गया ब्लड के बारे में, और उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। देन प्लाज्मा के बारे में बताया है कौन कौन से प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोटीन्स के फंक्शन बताए हैं। लास्ट में बताया है कि मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, और अगर प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते तो हम उसको सीरम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ब्लड के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट हैं। तो एक प्लाज्मा प्रेजेंट है और एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट है विच आर एक्चुअली नोन एज ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, नेम द मेजर प्रोटीन्स फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा। तो नेम ऑफ प्रोटीन्स आर आल्सो गिवन, फिब्रिनोजेंस, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। ऑलराइट, गिव मेन फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो एवरी प्रोटीन का फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। फिब्रिनोजेंस आर क्लॉटिंग, for clotting, globulins for defense mechanism, albumins for osmotic balance. उसके बाद देखिए व्हाट इज सीरम। सीरम क्या है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। आप कहता है कि नेम द एडिशनल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अलावा कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट। तो यहाँ से हम उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, अब ये वाला जो सेकंड पैराग्राफ है वो हमने C4 प्लांट्स में से चूज किया है। तो देखो ऐसा हमें आ सकता है क्वेश्चंस। देखो प्लांट्स जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में उनमें C4 पाथवे होता है, इनमें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फर्स्ट CO2 प्रोडक्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट है। C3 साइकिल भी इसमें मेन फोटो बायोसिंथेटिक पाथवे है, उसमें लीफ एनाटॉमी जो है उसके करेक्टर्स दिए हुए हैं आपको। फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, ग्रेटर मास होता है, बायोमास प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स के आसपास लार्ज सेल्स होते हैं जिन्हें बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। लीव्स में स्पेशल एनाटॉमी है जिसको क्रांच एनाटॉमी कहते हैं। बंडल शीथ सेल्स की सेवरल लेयर्स होती हैं, उसमें काफी ज्यादा अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट, थिक वॉल्स होती हैं। गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्परमीडियस है और कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछे गए आपसे, गिव टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट। ठीक है, सो मेनी कैरेक्टर्स आर गिवन हियर, एनी ऑफ कोई भी कैरेक्टर जो आप चूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं दो कैरेक्टर्स यहाँ से चूज कर सकती थी कि फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट and greater productivity of biomass is there, or either I can write कि leaf anatomy is a special type of anatomy known as Cranch anatomy. ठीक है, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट इन C4 प्लांट देखिए कौन सा दिया हुआ है, साफ साफ लिखा है C4 प्लांट में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट. What is the special type of leaf anatomy present in C4 plant? So they have special type of leaf anatomy known as Cranch anatomy. ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अगर नहीं भी लिखा होता तब भी आपको पता होना चाहिए था. Which process is lacking in C4 plant? कौन सा प्रोसेस C4 plants में lacking होता है? तो देखिए it lack a process called photorespiration. ठीक है, give two examples of C4 plant. Examples are also given, maize and sorghum. They are the plants.
Okay, beta, so you can easily do such type of question. Here I have put the direct questions, but instead of that, MCQs, multiple choice questions, or some of the question maybe assertion reasoning can be asked from the paragraph. ठीक है, यहाँ तो मैंने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हैं ना, इसकी जगह पे MCQs की फॉर्म में भी मैं आपसे पूछ सकती हूँ, और असर्शन रीजनिंग से रिलेटेड भी एक आधा क्वेश्चन डाल सकती हूँ। ओके, अब देखिए सेक्शन बी हमारा 2 मार्क्स का होगा हमेशा, तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है, इधर उधर से कुछ भी नहीं लिखना ज्यादा, सिर्फ 2 पॉइंट आपके सीधे सीधे आ जाने चाहिए। तो गिव टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ईच ऑफ एल्गी एंड अ जिम्नोस्पर्म। देखिए साफ साफ समझिए क्वेश्चन को, एल्गी और जिम्नोस्पर्म जो है दोनों के आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड 2 पॉइंट्स पूछे गए हैं। तो एल्गी के आप 2 पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए और जिम्नोस्पर्म्स के 2 पॉइंट्स लिख दीजिएगा। ठीक बेटे, तो आपको बताया था कि एल्गी के 2 पॉइंट्स के अंदर अलग अलग तरह की एल्गीज के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। सम ऑफ देम आर एडिबल इन नेचर, ठीक है, तो और कुछ एल्गीज जो होती हैं वो आपको तय था कि स्पेस में जाने वाले जो लोग हैं दे ईट दोज एल्गीज इन ड्राइड फॉर्म, तो यू हैव टू गिव द नेम ऑफ दोज एल्गीज टू। एंड जिम्नोस्पर्म्स में आपको पता है कि वुड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुड होती है, तो इसे जनरली फर्नीचर के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा वो कहता है कि जिम्नोस्पर्म्स जो है उनसे हमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है, जिसमें चिलगोजा आ जाता है, और स्पेशल टाइप ऑफ ड्रिंक्स हमें यहाँ पे मिलते हैं जिम्नोस्पर्म से, जैसे टोडी ड्रिंक है जो साउथ इंडिया में फर्मेंटेड, ठीक है, पाम्स वगैरह से बनाया जाता है। फिर देखिए ड्रॉ अ फ्लो चार्ट रिलेटेड विद ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। वी कैन इजीली ड्रॉ द फ्लो चार्ट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन, ठीक है। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाउंड इन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। अब वहां पे देखिए वैसा ही क्वेश्चन आपसे ऊपर भी पूछा गया था, अब यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछे गए। अगर आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में अलग पॉइंट लिखे हैं तो यू कैन राइट अदर 2 पॉइंट्स फॉर दिस क्वेश्चन टू, ठीक है। फ्लैट वॉर्म्स के बारे में लिखना है, तो इफ दे आर नोन एज फ्लैट वॉर्म दिस मींस दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है। सिलोम उनके अंदर किस तरह की प्रेजेंट है, और उसके अलावा जो है जैसे फ्लेम सेल्स का हम पहले लिख चुके हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स होते हैं, ठीक। और उसके अलावा जो है सक्कर्स होती हैं, हुक्स होती हैं, तो जरूरी नहीं है आपने वही पॉइंट रिपीट करने हैं, देयर आर सो मेनी अदर पॉइंट्स यू कैन राइट दोस। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस जो है उसमें किस तरह का सक्सेशन है, बेसिपिटल है कि एक्रोपिटल है, लिख दीजिए उसको, ठीक है। फिर ये लिखिए कि भाई उसके अंदर मेन ब्रांच पे पहले फ्लावर लगेगा या फिर लेटरल ब्रांचेस पे पहले फ्लावर लगेंगे। जैसे अगर हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का एग्जांपल दे रहे हैं तो आपको पता है कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पे मेन शूट जो है उस पे पहले फ्लावर लग जाते हैं, फिर लेटरल ब्रांचेस पे फ्लावर लगते हैं, जबकि रेसिपोस में उसके अपोजिट होता है, ठीक है। एग्जांपल दे दीजिए उसके, जैसे स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर का एग्जांपल हम रेसिमोस में दे सकते हैं, और साइमोस में आप किसी का भी एग्जांपल दे सकते हैं, सनफ्लावर का दे दीजिए या फिर रोज का दे देंगे। ओके बेटे, गिव द मेन फंक्शंस ऑफ पॉलीराइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेल वाले चैप्टर में से, ठीक है। पॉलीराइबोसोम्स मींस पॉली मींस मेनी एंड राइबोसोम्स मींस सो मेनी राइबोसोम्स, ठीक है। वेयर यू हैव सीन सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ राइबोसोम्स ऑन मैसेंजर आरएनए, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में मैसेंजर आरएनए के ऊपर काफी सारे जो है इस तरह के अरेंजमेंट्स जो आपको नजर आते हैं, ठीक है। तो लेटर ऑन देखो राइबोसोम है अगर, तो फिर उसका फंक्शन जो है वो किससे रिलेटेड होगा वो भी आपको मालूम है कि प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड उनका फंक्शन होता है, तो इसलिए उनका मेन रोल जो है वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। इंक्लूजन बॉडीज क्या है, आपको बताया था कि कुछ स्फेरिकल बॉडीज जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में रिवॉल्व करती रहती हैं एंड अलग अलग तरह के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको स्टोर करती हैं, ठीक है। फॉस्फेट्स को स्टोर कर सकती हैं, सर्टेन अदर आयंस को स्टोर कर सकती हैं, उनको इंक्लूजन बॉडीज भी कहा जाता है, कई बार वो पिगमेंट्स भी स्टोर करती हैं। ओके बेटे, व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज़ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कंपोनेंट्स, ठीक है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, व्हाटएवर, उस पूरे प्रोसेस के दौरान जो है राइबोसोम्स जो है वो भी उस प्रोसेस में कंज्यूम हो जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। अब यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। कहाँ से लिया गया है ये क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बायोमोलिक्यूल्स में बताया गया था कि उसमें फैट्स भी होते हैं, उसमें ग्लिसरॉल्स भी होते हैं, और ट्राइग्लिसराइड का एक पूरा का पूरा जो है केमिकल स्ट्रक्चर आपको बनाया हुआ नजर आ रहा है बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। वहां से आपने इसका स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ कर देंगे तो केमिकल कॉम्पोजिशन अपने आप ही पता लग जानी है। ओके, अब देखिए 2 टर्म्स आपको डिफाइन करने के लिए बोली गई हैं, व्हाट इज सिनेप्सिस एंड व्हाट इज चाइस्मेटा, ठीक है।
तो स्नैप्सिस क्या होता है, चेस्मेटा क्या होता है? हाँ जी बताइए, स्नैप्सिस क्या होता है बेटे? हाँ जी, देखो कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, सेल डिवीजन वाले चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, आपको बताया था जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है वो अपनी पेयरिंग कर लेते हैं और सर्टेन पॉइंट्स पे वो आपस में अटैच हो जाते हैं, क्योंकि लेटर ऑन कौन सी स्टेज आनी होती है, पैकेटिंग स्टेज आनी है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होना है। तो इस तरह से होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं जब वो आपस में अटैच हो जाते हैं तो उसको हम स्नैप्सिस कहते हैं, और इससे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और चेस्मेटास क्या है, चेस्मेटास वो एक्स शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो लास्ट स्टेज है हमारी प्रोफेज 1 के अंदर, उसमें वो कहता है कि व्हेन द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स को छोड़ के बाकी जगह से जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रॉस ओवर क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं पर सिर्फ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स पे जुड़े रहते हैं, तो एक्स शेप स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड एंड दीस आर नोन एज चेस्मेटास। और देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स? तो ब्लैकमैन्स लॉ का स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे कि photosynthesis are complex type of reaction, so many factors are involved, but the rate of the photosynthesis, it is solely dependent on those factor whose concentration, if approaches to the least concentration, then it directly affect the photosynthesis. ओके बेटे, अब देखिए सेक्शन सी के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिफरेंशिएट करने हैं अपने C3 C4 प्लांट्स में। तो पूरा का पूरा एक टेबल है हमारे पास जिसमें 10 से 12 डिफरेंसेस दिए हुए हैं, उसमें से कोई भी 3 डिफरेंसेस आप लिखेंगे। 3 मार्क क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका टाइम यहाँ पे चला जाएगा और 5 मार्क क्वेश्चन में कम हो जाएगा टाइम। ठीक है, हैच एंड स्लैग पाथवे डिटेल में आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो थोड़े बहुत पॉइंट्स तो आपको पैराग्राफ में से मिल जाने हैं, बाकी आपने हैच एंड स्लैग पाथवे जो है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। आपको पता है अच्छे से कि C4 पाथवे को ही हम हैच एंड स्लैग पाथवे कहते हैं। अब देखिए, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स। तो अगर आपको याद हो जिसमें हमने वो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2, वो वाला प्रोसेस हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और लास्ट में लिखना है कि उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन जो उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में प्रोड्यूस है, उसी ऑक्सीजन जो है वो उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और लास्ट में ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्टर होती है। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोटोपरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन, ग्रोथ प्रमोटर्स में से ये लिया गया है। दोनों को डिफाइन करना है पहले और फिर उनका सिग्निफिकेंस अगर बताना है तो बताइए कि फोटोपरियोडिज्म के बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के प्लांट है, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल प्लांट। और वर्नलाइजेशन में आप एग्जांपल देंगे वो बाइनियल प्लांट्स वाला, जिसमें मैंने आपको कैरेट का एग्जांपल दिया था, और स्प्रिंग वाला जो आपको बीट बताई थी, एंड ऑटम वाला जो बताया था कि स्प्रिंग बीट और विंटर बीट में क्या डिफरेंस होता है, अगर उनमें फ्लावरिंग पे असर होता है, अगर आप उनको कैरेक्टरिस्टिक सीजन में ग्रो नहीं करते हैं, वो सारा लिखेंगे। ठीक है, डिस्क्राइब लिखा है, देखिए डिस्क्राइब द ऑर्डर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो ये हार्ट वाले चैप्टर में से लिया गया क्वेश्चन। आपने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में किस तरह से जो है एंटीजेंस की इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से ये डिसऑर्डर होता है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हो जाता है मदर की बॉडी में, फीटस के सेल्स को, आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं, वो सारा आप लिखेंगे कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये चीज नहीं होती है एंड सेकंड में रहती है। ओके बेटे, अब डी पार्ट में हमारे डायरेक्ट 5 मार्क क्वेश्चन है। देखिए, तो सीधे सीधे आपको पूछा गया है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, सिंपली लिख के नहीं चले जाएंगे कि भाई इंजर्ड हो गया एंड देन ब्लड क्लॉट करने लग गया, देन सारा उसमें एंजाइम्स के नेम आने चाहिए, ये भी पता होना चाहिए एंजाइम जब इनएक्टिव फॉर्म में था तब उसका नेम क्या था, जब एक्टिव फॉर्म में आया तब उसका नेम क्या है, और प्रोटीन्स जब इनएक्टिव फॉर्म में थे तब वो फिब्रिनोजेंस थे, जब वो एक्टिव बने फिर वो फिब्रिन्स बने, और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किसने किया, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि 10 से 12 क्लस्टर ऑफ एंजाइम्स थे। ठीक है, कार्डियक साइकिल के चारों फेसेस आप एक्सप्लेन कर लेंगे, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्लांट हार्मोन में से किसी भी एक हार्मोन और उसकी एप्लीकेशन लिखनी है। यहाँ पे आपने ग्लाइकोलिसिस का फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन के मेन स्टेप्स लिखने हैं, बुक को ध्यान से देखिएगा, उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप दिए हुए हैं एसिटाइल कोएंजाइम वाले, वो लिखने हैं। कहाँ पे होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ओके बेटे, तो इस तरह से मिलता जुलता आपको पेपर जो है वो आपका आ जाएगा। समझ में आ गया? इतनी छोटी सी असाइनमेंट थी, फिर भी तुमने कोई कोशिश नहीं की उसको करने की, और ये भी नहीं सोचा कि ये तुम्हें क्यों भेजी गई होगी। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर आना है, इसलिए आपको भेजी गई थी ताकि सभी बच्चे कर लें। अब एक बार आपके कानों में पड़ गया अच्छे से, तो अब इसी तरीके से आपने तैयारी करनी है। ओके बेटे।